ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और टॉपिक क्या है रिलेटेड, मतलब क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब किए हैं, पिछले में भी मोलैरिटी मोलैलिटी, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि जो लास्ट की तीन चार चीजें हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में समझाया जाए विद एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन, और जितना हो सकता है रिवर्स से लेके आगे पीछे जाकर हम कर सकते। तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, सोचना पड़ेगा। और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रोफेसर केमिस्ट्री की वीडियोस को करिए और रेडी फॉर एक्शन एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो मोलरिटी क्या होती है? डेफिनेशन वाइज मोलरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोलरिटी इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन, पहली चीज। इट इज फॉर सॉल्यूट एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है, हमारे पास में सॉल्यूट होता है, वो दो सॉल्यूशन सॉल्वेंट में मिलके एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो मुझे अगर इसकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है, वो इसको मेजर इसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो होता है, एक तरीका क्या होता है, मोलरिटी। मोलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके तो मोल्स होंगे, इसके क्या होंगे, इसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करना हो, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। तो 4/40, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 4/40। इसका मोलर मास कितना होगा? 40। और 4 ग्राम है, 4/40, 250 बाय 1000 यानी 1 मोल पर लीटर -1 या 1 कैपिटल एम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, if you dissolve 2 moles of NaCl in enough water to make 1 liter of solution, the molarity of NaCl solution is moles upon में volume of solution in liter। तो 2/1 is मोल लीटर -1 2m। देखिए हर बार ना एक टर्म इस्तेमाल हो गया, इनफ वाटर। इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे पास में सॉल्यूशन भी तीन तरीके के, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड देन वी हैव सस्पेंशन। तो ये जितनी भी कहानियां हैं, चाहे अभी तक मैं इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगा, इट इज फॉर ट्रू सॉल्यूशन, याद रखिए। नॉट फॉर कोलाइडल, नॉट फॉर सस्पेंशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और क्यों ट्रू सॉल्यूशन के लिए है? क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है इट इज लेस देन 1 नैनो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो ये जो हम मोलैरिटी टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी एन एक्यूरेट टर्म। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मोलैरिटी। अब आप क्वेश्चन पहला आता है कि अगर हमारे पास में मोलैरिटी है ऑलरेडी, तो अब मोलैरिटी क्यों डिफाइन करते हैं? ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर पहले मोलैरिटी के बारे में जानेंगे और क्यों डिफाइन की गई है ये दो जानेंगे। देखिए डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी क्या है? सब कुछ सेम है, सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है और हमारा क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है। तो इसका तो मोल्स हो गया और इसका क्या हो गया? इसका सॉरी, इसका क्या हो गया? मास हो गया। मास ऑफ दिस सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर वैसे पढ़ना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट क्या है? मोल kg-1 यानी कैप स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से बोलते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट कर, क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू डिसॉल्व 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, द मोलरिटी ऑफ Na सॉल्यूशन इज 2/1। बहुत सिंपल है, मोल्स मिल गया, मास मिल गया सॉल्वेंट का, तो सॉरी स्मॉल कैपिटल एम है ना, तो स्मॉल एम है ये। तो ये हमको मोलरिटी मिल गई। ठीक है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम क्या होती है कि लेट्स से मैंने ना कोई भी सॉल्यूशन जो डिसॉल्व किया, लेट्स से मैंने एक सॉल्यूट इसमें डाला, कोई भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, NaCl होता है। मैंने डालने की कोशिश करी और डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की, वो जो है अप्रोक्सीमेटली
वन रही, और वन क्या रहा, या मैं बोलूं डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की नियरली सेम रही डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या दिक्कत नहीं होती वो समझाता हूं। लेट्स से कि ये NaOH सॉल्यूशन बनाया हमने, तो मोलरिटी हमको निकालनी है 4/4000। क्वेश्चन क्या है कि 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट का वेट नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं, x/1000। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 250 ग्राम्स, वॉल्यूम क्योंकि हमारी 250 है, ठीक है। डेंसिटी क्या थी, ग्राम्स पर एमएल में थी, और ये एमएल में था, एमएल से एमएल कर दिया इसलिए ग्राम्स आ रहा है। तो 250 ग्राम्स हमारा क्या हुआ, 250 ग्राम्स हमको सॉल्वेंट मिल गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 4 ग्राम था, 250 में से 4 गया तो 246 बचा। तो अब निकालेंगे 4/40, 246/1000, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट 246 है, तो 1 आ गया। क्योंकि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है ऑलमोस्ट सॉल्वेंट के इक्वल थी, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है, इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो मोलैलिटी है, जो मोलैलिटी हमने निकाली वो आई 1.01। अगर मैं इसकी मोलैलिटी भी निकाल लेता 4/40 होती, और ये होता 1000/250, तो वो भी तो एक के इक्वली आती। यानी एक केस ऐसा होगा कि डेंसिटी अगर सेम है सॉल्वेंट की, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत डिफरेंस नहीं आता है। दूसरा केस क्या आ गया कि लेट्स से कि डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मैंने डाला सोलूट को सॉल्वेंट में और डेंसिटी बढ़ गई, सेम ही क्वेश्चन है क्या। अब अगर ये टर्म कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 330 ग्राम, क्योंकि अगर 1.32 है, मैंने 1.32 लिया है, 1.32 मल्टीप्लाई बाय 250, 330 हो गया, 330 माइनस 4 इज 326। अब अगर आप निकालोगे इट विल बी वेरी मच लेस देन 4/40 डिवाइडेड बाय 326/1000। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मुझे चाहिए कैलकुलेटर। ठीक है, तो 4/40 कितना होगा, 4, एक सेकेंड ना, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर वैसे भी देखा जाए तो इट विल बी लेस देन 1, और छोटा छोटा मोटा लेस देन नहीं होगा, बहुत अच्छा खासा लेस देन होगा, ठीक है। तो वो चीज हम एक बार कैलकुलेट भी करेंगे, और मेरा फोन चल नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 1/4 का कितना मतलब होता है, 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1/, 0.25 multiplied by 1000 and then divided by 250, divided by 326. It is around 0.76, और स्मॉल m कितना आएगा 0.76, कैपिटल m आएगा 1। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस अब आ गया है, यानी इट डिपेंड्स कि कितना तुम्हारा सॉल्यूशन डिसॉल्व करने के बाद में सॉल्यूशन की डेंसिटी का सॉल्वेंट से कितना डेविएशन है, इसी को एक्सप्रेस मतलब इसलिए मोलैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज कर गया तो बहुत समझ, बहुत तुम्हारे पास में कोई एक्यूरेट मेजर्स नहीं बचेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज मेजर ऑफ कंसंट्रेशन इक्वलेंट टू मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्वलेंस फैक्टर। इट इज ऑफ्टन यूज्ड इन एसिड बेस केमिस्ट्री एंड इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इक्वलेंट। इक्वलेंस ऑफ सॉल्यूट, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम इक्वलेंस ऑफ सॉल्यूट को समझने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। अब इसकी कहानी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट्स से कि सिंपल से एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl में कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 36.5 ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय 1। इस केस में ग्राम्स पर इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 36.5।
नॉर्मेलिटी निकालेंगे, इक्वलेंस ऑफ सॉल्यूट कितना 16 बटे, लेट्स से 16 ग्राम हमको HCl मिला है तो 16 बटे 36 तो 50/1000 तो 1.75। मोलैरिटी भी निकालेंगे तो वो भी 1.75 आएगी क्योंकि HCl में एक प्रोटोन है। H2SO4 का निकालेंगे, H2SO4 का मोलकुलर वेट कितना है 98। कितने प्रोटोन लूज कर सकता है 2H प्लस। इक्वलेंट वेट क्या होगा 98/2 यानी 49। नॉर्मेलिटी निकालने की कोशिश करेंगे सेम अमाउंट के लिए 16 ग्राम जो पिछले HCl का था, 16/49.5 टू 50/1000 विच इज 1.29। मोलैरिटी कितनी आ गई 0.65। दोनों में डेविएशन आना स्टार्ट हो गया। तो केस क्या है कि अगर लेट्स से कि एक H प्लस एक OH माइनस रिएक्शन कर रहा है तो इट इज फाइन, मोलैरिटी इज फाइन। लेकिन अगर दोनों का रेशियो 1:1 ना होकर 1:2 हो जाए या 2:1 हो जाए, उस केसेस को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्मेलिटी है ना कि मोलैरिटी है। जो मोलैरिटी वाला केस क्या है, वो डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो उस चीज को फिजिकली रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है अगर मॉलिक्यूल की कैपेसिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी या रिएक्टिव स्पीशीज जो कंबाइन कर रही है वो 1:1 के रेशियो से ज्यादा के रेशियो में है। ठीक है। सेम अगर H3PO4 ले, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 98, वैलेंस फैक्टर कितना होगा H3PO4 का 98/3 32.67। 16 ग्राम से कैलकुलेट करें H3O4 में 16/32.6 250/1000 यूनिट्स में काट के दिखाता ही हूं। 96 इक्वलेंट लीटर -1 और इसी तरीके से 16/9 और ये इतना आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ स्पीशीज को दिखाने के लिए नॉर्मेलिटी का भी प्रयोग किया जाता है, ना कि मोलैरिटी का प्रयोग कर सकते हो दोनों, लेकिन आपको समझना होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर लेट्स से कि मेरे पास में वेरियस एसिड्स हैं जिनकी सेम मोलैरिटी है तो फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी क्या रहेगा M/N। N क्या है वैलेंस फैक्टर, यानी अगर HCl है उसका 1N है तो मोलैरिटी उसकी क्या होगी 1N है। इसी तरीके से H2SO4 है, अगर 1N है तो मोलैरिटी कितनी होगी 2N। इस तरीके से वेरी करेगी। अब एक और चीज होती है मोलैरिटी सिर्फ या नॉर्मेलिटी जो होती है ये इनके लिए भी होती है जिनके लिए मतलब क्या बोलता है, ये सिर्फ एसिड बेसिस के लिए नहीं होती है, ये उन केसेस में भी होती है जहां पर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक समथिंग लाइक NaCl। रेशियो 1 नहीं होना चाहिए, NaCl से हो गया या कैल्शियम क्लोराइड हो गया या AlCl3 हो गया, इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसमें रेशियो 1 है लेकिन चार्जेस रेशियो भी अलग अलग है। इन केसेस में भी हमारा इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल होता है। लेट्स से मॉलिक्यूलर वेट है इसका NaCl का 58.4। अब वैलेंस फैक्टर क्या होगा इस केसेस में जब एसिड ना हो तो जो भी चार्ज रहता है कैटायन पे उसी को हम वैलेंस फैक्टर मानते हैं। तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 1 टू वैलेंस फैक्टर कितना है 1 58.4 58.4। लेट्स से मेरे पास में NaCl का 58.44 ग्राम है, 16.5 ग्राम है और 1 लीटर वॉल्यूम है। तो नंबर इक्वलेंस ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 58/58.4 यानी 1, इसको 1 लीटर से डिवाइड करेंगे तो 1N हो गया। सेम इसका कितना होगा 0.28N हो गया अगर 16.5 ग्राम लेंगे। नेक्स्ट केस क्या है, उल्ट अब हम रिवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास में 3 इक्वलेंट मिला है, मेरे पास में क्या है 3 इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मुझे ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने हैं। तो क्या है 3 इक्वलेंट्स को अगर हम उसके इक्वलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट हमको मिले हैं। नाउ कैल्शियम क्लोराइड का केस देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में क्या होता है कैल्शियम 2+ NCl 2Cl-। अब चार्ज कितना है 2, तो 1110.98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वलेंट वेट। इक्वलेंट वेट मिल गया। अगेन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकाले दो अलग अलग केसेस के लिए 5.49 16.45, तो 1 इक्विवेलेंट इसमें आएगा पहले वाले में, इसमें आ जाएगा 0.29 इक्विवेलेंट। लेट्स से 1 लीटर में डिसॉल्व किया है तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, इसमें भी 1N आ जाएगी, इसमें 0.2N आ जाएगी। ये जो इसलिए बताया जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स में भी या उसमें भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं इसके,
कैल्शियम क्लोराइड के, तो इक्वलेंस से इसके ग्राम्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 161.15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं इक्वलेंस पॉइंट, मतलब ये मेरा एक तरीका होता है कि मैं एक ही चीज को बार बार दुरुस्त से, मतलब सेम ही चीज को बार बार करने की कोशिश करता हूं ताकि याद रहे। लेट्स से मुझे कैल्शियम क्लोराइड के लिए ग्राम्स मिला है 161.5, इक्वलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 110.98 by divided by 2, it will be 155.49 grams per equivalent. Let's say मेरे को 161.15 मिला है, 161.15 divided by 55.49 will be equal to equivalence. तो 3 इक्वलेंट भी हो गया। मतलब क्या है कि एक ही चीज को बार बार करना है। इसी तरीके से आप AlCl3 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंस फैक्टर आपको पता है, Al3 अगर आप रिएक्शन करेंगे तो Al3 प्लस बनेगा और 3Cl माइनस बनेगा। 133.33 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। इक्वलेंस ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? इस तरीके से आप इक्वलेंस ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे और वही रिकैलकुलेट करेंगे। अलग दूसरा केस क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने ऑलरेडी बता दिया इक्वलेंट वेट कैसे निकालना है, कि इसके मॉलिक्यूलर वेट से वैलेंस फैक्टर 2 रहेगा, क्योंकि कैल्शियम क्या है? 2 चार्जेस पे है। हमेशा कैटायन के चार्ज को अपना वैलेंस फैक्टर मान लेना, बोलना नहीं है इस चीज को कि वैलेंस फैक्टर कैटायन पे चार्ज है। एक और क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे KMnO4 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये +1 है, ये X है, मैग्नीज प्लस, इसमें ये क्या है? 8 है, ये 0 है, तो X कितना होगा? +7। इसमें निकालोगे मैग्नीज की तो +2 आएगा, क्योंकि सल्फेट पे तो ये रहता है। तो 7 से 2 जाने में कितना चेंज हुआ है? 5 इलेक्ट्रॉन। यही इसका वैलेंस फैक्टर है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 विच इज 158. कितना चेंज हुआ? 5। तो ये हो गया KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। इसी तरीके से ये मैंने वैसे भी निकाल के दिखाया है। लेट्स से वी हैव 115.8 ग्राम ऑफ KMnO4, तो जो पिछला वाला अपन ने कैलकुलेट किया था 15.84 डिवाइडेड बाय 30.16, 0.5 इक्विवेलेंट। इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है स्ट्रेंथ निकालने का। लेट्स से कि मेरे पास में सपोज वी आर टाइट्रेटिंग 250 ml ऑफ पोटेशियम परमैनेंट सॉल्यूशन विद ऑक्सैलिक एसिड। तो ये एक फॉर्मूला होता है N1V1 N2V2 वाला। अगर तुम्हारे पास में इसका ये तुम्हारा V1 है, इसका N1 तो तुमको मिला नहीं, तो N1 छोड़ देते हैं। ये हमारा N1 है, ये हमारा 30 ml है, तो ये V2 है। तो N, तो ये वाली टर्म तो हमको पता ही है, तो बस डिवीजन करना है N2V2 वाले से। V1 हमको पता ही है 250, तो कितना हो गया? 0.050 मल्टीप्लाई बाय 30। इस तरीके से अपन निकाल के रख देंगे। और स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो भी हमारी ये आएगी नॉर्मेलिटी, उसको इक्वलेंस से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 5। ठीक है, मोलैरिटी निकालने के लिए नॉर्मल्स को उसको डिवाइड कर देंगे विच इज 5, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये वाला मुझे क्वेश्चन लास्ट में कराना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम अभी बीच में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा कर दूंगा। इसी तरीके से आप इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो CR2O7 के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, अब एक और टर्म होती है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज measure of concentration used for primary solution where solute does not completely dissociate into ions. It defines the number of formula units of solute per liter of solution. तो फॉर्मूला यूनिट्स होती है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन होती है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसको मोलैरिटी मान लीजिए प्लीज। ये मोलैरिटी है और कुछ नहीं है, मोलैरिटी के अलावा ये कुछ भी नहीं। तो अब समझ लीजिए कि हमारे पास में जो 4 टर्म्स हैं, कैपिटल M, स्मॉल m, n और f, इसको छोड़ के बाकी 3 टर्म जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। तो इसीलिए ये वेरी करते हैं। अगर आप कहीं टेम्परेचर कहीं चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जो है फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, तो पहला होता है बॉयल्स लॉ, दूसरा होता है गिब्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और लास्ट वाला गिब्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैन चेंज विद टेम्परेचर। वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं? टेम्परेचर से।
इस इक्वेशन को बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसलिए क्योंकि ये जो टर्म्स है फिक्स होते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और कंसंट्रेशन जो होती है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ही होता है। तो वॉल्यूम चेंज करेगा टेम्परेचर से तो कंसंट्रेशन चेंज करेगी। और इसका एक बता देता हूं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, इसलिए कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। ये फॉर्मूला भूलना नहीं। मोलैरिटी इंडिपेंडेंट होती है, ये भी सही है। ये हमारे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना कि वॉल्यूम होती है। नॉर्मेलिटी भी सेम ही तरीके का जो मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, बट वो रिएक्टिव स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टिव स्पीशीज का थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन के लिए। ठीक है। मोलैलिटी कहां पर यूजफुल होगा? जहां पर टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, जहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां के लिए मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक टर्म मैंने बोली है, इट इज ऑफन यूज्ड इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन सच एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये मुझे बताना चाहिए, अभी तो नहीं बताना चाहिए, बस यही समझ लीजिए कि आप जो 12th में पढ़ रहे हैं उसका जो सेकंड चैप्टर जो है उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा और आपको ये पता चला जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करती है? नंबर्स पे। यानी जितने ज्यादा नंबर्स होंगे वही डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। नॉर्मेलिटी भी इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट है और ये एक्टिविटी ऑफ स्पीशीज में मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मेलिटी स्पेशली यूजफुल इन टाइट्रेशन बिकॉज इज डायरेक्टली रिलेट्स टू इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ एसिड बेस reaction if considered the reactivity capacity of solvent which is crucial for stoichiometric calculations। ठीक है। अब अगर मोलैरिटी मिल जाए, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्वलेंस फैक्टर से तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी मिल जाएगी तो मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। अब एक जो मैं पिछली बार बोल रहा था कि लेट्स से नॉर्मेलिटी ऑफ वेरियस एसिड विद सेम मोलैरिटी, लेट्स से मेरे पास में HCl है, तो HCl का अगर नॉर्मेलिटी, अगर मैं मोलैरिटी बोलूं M1m है तो नॉर्मेलिटी कितना होगा? 1m होगा क्योंकि रिप्लेसेबल प्रोटॉन कितना है? 1 है। इसी तरीके से H2SO4 है, कितना उसका रिप्लेसेबल प्रोटॉन है? वो 2H प्लस है। तो नॉर्मेलिटी कितना होगा? 1m मल्टीप्लाई बाय 2। ध्यान रखना मोलैरिटी 1m है तीनों एसिड्स की। इसी तरीके से H3PO4 की लोगे तो H3PO4 में क्या रहेगा? 3n हो जाएगा। ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो तो समझना कि मैंने कोशिश की होगी, उसने सेव नहीं किया होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम स्टेट्स जिनकी मोलैरिटी m है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी नॉर्मेलिटी बढ़ेगी, भले मोलैरिटी कांस्टेंट रहे। और एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर पे जाकर देखना कि एसिटिक एसिड जो है उसकी जो मोलैरिटी होती है और नॉर्मेलिटी सेम होती है, क्योंकि एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH3CO, इस तरीके से O नेगेटिव और H प्लस। कमाल की बात यही है, इसी से क्योंकि एक प्रोटॉन रिप्लेस करता है इसलिए उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ, अगर ये निकालना है तो सिंपल इक्विवेलेंट वेट निकालो, तुमको ग्राम्स पर इक्विवेलेंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तुमको नॉर्मेलिटी निकल आएगी। इसी तरीके से KMnO4 को भी निकाल सकते हैं। बहुत सारा हो गया। बात सारी ये है कि बार बार ना एसिड बेस टाइट्रेशन की बात अभी हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एसिड बेस टाइट्रेशन की हम बार बार बात कर रहे थे। एसिड बेस टाइट्रेशन होती क्या है? मतलब क्या होता है कि एक, जैसे आप उन पेपर्स में, जैसे आप उसमें जाओगे ना, आप अपनी लैब में जाओगे, प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? फिनोप्थलीन। ठीक है। तो क्या होता है कि लेट्स से कि मेरे पास में ना एक, मैं थोड़ा इसको देखना चाहता हूँ, चलता भी, हाँ आ गया। तो मैं क्या बोल रहा था कि देखिए हमारे बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा वो लिक्विड है। HCl जो है एक लिक्विड है। लेट्स से इसमें HCl है, इसमें NaOH है। तो NaOH को अगर आप वेइंग मशीन आपको मिल जाए तो आप सॉलिड है क्योंकि इसको इजीली मेजर करके इसकी रीडिंग दे देगा।
और बहुत इजीली आप इसका 1m सॉल्यूशन या 1n सॉल्यूशन या 1n या 1m सॉल्यूशन बहुत इजीली बना पाओगे। प्रॉब्लम आती है एक्सेल सॉल्यूशन की, क्योंकि एक्सेल क्या है, एक लिक्विड है। तो तुम्हारे पास में एक फ्लास्क होगा, ठीक है, तुम इसको इसको मतलब दबाओगे, ऊपर से ट्यूब को दबाओगे और ये ड्रॉप ड्रॉप करके निकलेगा। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटीज है, अगर आप तुम इसका सॉल्यूशन बना रहे हो, एक्सेल का सॉल्यूशन किसमें बना रहे हो, पानी में बना रहे हो, पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि तुम नंबर ऑफ ड्रॉप्स को सही से ना डालो। तो इसको हमेशा बोलते हैं कि ये अननोन सॉल्यूशन है, कि तुम बनाना तो चाहते हो एक एग्जैक्ट मोलरिटी या नॉर्मेलिटी का, लेकिन बन नहीं रहा है। इस तरह की चीजों को बोलते हैं टाइट्रेंट, सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। फिर जो होता है टाइट्रेंट होता है इन ए ब्यूरेट, ठीक है। क्या करोगे तुम, इसको यहां पे लेके जाओगे, ड्रॉप ड्रॉप करके डालोगे, और ड्रॉप ड्रॉप करके डालोगे तो सारा जो एसिड जो जो बेस जो है, जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता है, ठीक है, वो एसिड से रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा। फॉर्मूला क्या होगा इसका, N1, कुछ जो भी वॉल्यूम तुमको इस्तेमाल होगी न्यूट्रलाइजेशन के लिए, इसकी तुमको ये चीज पता नहीं है N2, तो N2 इज अननोन, और V तुमको लेट्स से तुम लोगे ही, पता ही होगा, क्योंकि तीन पैरामीटर तुमको पता है, चौथा तुम निकाल सकते हो इजिली। अब आप बोलोगे सब कुछ तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये आ गई, पहली बात तो लिक्विड वाला एक दिक्कत बता दे कि लिक्विड ड्रॉप्स हम ले रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये, कलर कहां चेंज करेगा, ये मतलब चेंज करेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो गया कि पता कैसे चलेगा ये? इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कैसे काम करता है बेटा? इंडिकेटर कैसे काम करता है कि हम HCl में, लेट्स से मैंने HCl में हमने कुछ 2 बूंद डाल दी इंडिकेटर की, ठीक है। इंडिकेटर की बूंद डालते हैं और फिर NaOH डालेंगे, तो क्या होगा, ये कलर चेंज करेगा। क्या करेगा बेटा? कलर चेंज करेगा। एसिड डाला, फिर ऑक्सीजन डाला और NaOH डाला, चेंज करेगा। मोर डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे होगा, ठीक है। क्या होगा कि ऊपर से NaOH डलेगा एक एक बूंद करके, जैसे एक पॉइंट आएगा, ठीक है ना, कलरलेस एसिडिक हो जाएगा और पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो फिर अब तुम इस तरीके के कलर चेंज करने लगेगा। कैसे चेंज करने, तू चेंज करने लगेगा, लेट्स से कि मैंने HCl डाला और NaOH डाला, तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। अगर NaCl और वाटर बन रहा है तो एक टाइम पे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो होगा इक्वलेंस पॉइंट। इक्वलेंस पॉइंट पे कलर चेंज नहीं होता है। आप इसमें एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालोगे NaOH का, तो उसको बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या डालोगे? उसको क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट पे कलर जो है कलरलेस से पिंक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि, ओके एक सेकेंड, हाँ, इस तरीके से क्या होता है कि फिनोप्थिलीन जो है ना, वो कलरलेस एसिडिक सॉल्यूशन और पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन का वाला ये है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो होता है बेसिक सॉल्यूशन में। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए सही है, ठीक है। इसके बाद होता है ब्रोमोथाइमिल ब्लू। ये येलो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ब्लू होता है बेसिक सॉल्यूशन में, और सुटेबल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशंस के लिए। तो हमारे पास में एक तरीके का वो नहीं है इंडिकेटर, बहुत सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट पीएच रेंज के लिए। स्टेप्स क्या होते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के? हम प्रिपरेशन करते हैं, हम एक सुटेबल इंडिकेटर चूज करते हैं, टाइट्रेट बनाते हैं जो ब्यूरेट में होता है, हम मेजर करते हैं एनालिट सॉल्यूशन जो अननोन होता है और उसको फ्लास्क में डाल देते हैं। टाइट्रेशन कैसे करते हैं? हम ऊपर से NaOH से कोई भी है उसको डालते हैं, स्टरिंग करते हैं सॉल्यूशन में, ऑब्जर्व करते हैं कलर चेंजेस और सिग्निफाई करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। हम वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन का। लेट्स से मेरे पास में HCl है, NaOH है, ये रिएक्शन है, मुझे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो N1V1 N2V2, मुझे दो की पता,
तीन पैरामीटर मेरे को पता होंगे, चौथा मेरे को निकालना होगा, और वो भी HCl के लिए तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। इसको HCl के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। हाँ, तो अगर उसके से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने मोलैरिटी इस्तेमाल की है क्योंकि HCl में नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस कुछ है नहीं, सेम नहीं है। लास्ट जो कुछ है वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज सिमिलर टू नॉर्मेलिटी, मैं बस दिखा देता हूं। लेट्स से कि मेरे पास में 100 ग्राम ऑफ NaCl है इन 2 लीटर ऑफ वाटर, तो मुझे उसकी फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले निकालो फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना था? 58.4। तो 1.71 मोल, 1.71 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर। इट इज सिमिलर टू फॉर्मूला मोलैरिटी। एफ से डिनोट करते हैं। एक और केस ले लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, K प्लस NO3 माइनस। ठीक है, अब फॉर्मेलिटी निकालनी है। 60 ग्राम डाला है, 3 लीटर सॉल्यूशन बनाया। 60 डिवाइडेड बाई 1 0.1 वेट है, मोल्स निकल गया, डिवाइड कर दिया इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, फॉर्मेलिटी आ गया। मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में डिफरेंस ही नहीं है कुछ। कैल्शियम क्लोराइड, अगर मैं इसकी नॉर्मेलिटी निकालने की कोशिश करूंगा तो अलग आ जाएगी, बट फॉर्मेलिटी इज सिमिलर टू मोलैरिटी। फॉर्मूला यूनिट्स निकाले, सॉल्यूशन 30 ग्राम मेरे पास में कैल्शियम क्लोराइड है, 30 डिवाइडेड बाई 110.98, 0.27। फॉर्मेलिटी क्या होगा? 0.27 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इट इज 0.54। लास्ट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन दिस मच लीटर ऑफ फॉर्मल दिस सॉल्यूशन, तो फॉर्मेलिटी यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट इज लीटर्स पर सॉल्यूशन। फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज इज 80 बाई 180.6, 0.44। फॉर्मेलिटी क्या होगी? 0.44 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो पूरा फॉर्मेलिटी जो है मोलरिटी के जैसा ही है। ठीक है, आई गेस अब आप लोग, हम सब लोग कंसंट्रेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और बहुत स्मार्ट बन चुके हैं। तो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to our YouTube channel, and we are working very hard, and thank you very much for your video, for your support, and for liking our videos.